देखो बच्चों, मैं जयश्री बड़े इस साल आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। अब हिंदी पहली इकाई, और पहली इकाई में है कविता चांदनी रात, और इसकी विधा है खंड काव्य। लेखक है मैथिली शरण गुप्त। पहले देखो आसपास, यानी कि आपके आसपास जो है उसके आधार पर आपको कुछ बातें यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। जैसे कि आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। और वो कौन से मुद्दे हैं कि कृति के लिए आवश्यक सोपान, यानी कि आपको जो कृति करनी है वो किसके आधार पर करनी है कि सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम तथा विशेषताएं बताने के लिए कहें। वहां तक की दूरी तथा परिवहन सुविधाएं पूछें। निवास भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक संपत्तियों पर आधारित उद्योगों के नामों की सूची बनाइए। यानी कि आपके आसपास ऐसी कौन सी प्राकृतिक स्थल है जो आपको अच्छी लगती है और उसकी कोई विशेषता है, वहां तक जाना कैसा है, आना कैसा है, वहां पर भोजन निवास की व्यवस्था है या नहीं, ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब कविता का परिचय देखो। जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश। उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964। और परिचय में देखो, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली की महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। लेकिन नारी के संदर्भ में ही बहुत सारी लेखन किया है। प्रमुख कृतियां उन्होंने क्या क्या लिखा है देखो। साकेत, साकेत क्या है, महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य है। और रंग में भंग, राजा प्रजा ये नाटक है। आदि लेखन इन्होंने किया है। पद्य संबंधी में देखो खंड काव्य, तो इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। तो यहाँ देखो आपको चांद भी दिख रहा है कि जब चांदनी रात होती है तो उसका वर्णन जो है वो इस कविता में कवि ने किया है। कविता में देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, सच्च चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यानी कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, कि चांदनी रात में क्या है कि आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, जैसे कि बहुत सुंदर दिख रहा है, और उसकी जो चंचल किरणें है वो कैसी झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही, जैसे कि वो खेल रही है एक साथ, ऐसा हमें लगता है। और वो जल थल यानी कि जल और जमीन के साथ खेल रही, जैसे कि देखो कभी जमीन पर भी हमें क्या होता है, जमीन पर सूर्य की किरणें कैसी दिखती है और पानी में कैसी अलग दिखती है, तो जैसे वो एक साथ खेल रही है। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी का मतलब क्या है कि चंद्रमा का निर्मल प्रकाश जो है पृथ्वी पर और समूचे नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। देखो आया आप समझ में। तो इसमें चारु का मतलब है सुंदर या मनोहर, और थल मतलब भूमि, और यहाँ पर अवनी कौन है, अवनी का मतलब है पृथ्वी, और अंबर का आकाश। वैसी तरह नीचे देखो कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक का मतलब यहाँ है रोमांच या फिर खुशी, और हरित यानी हरी, और तृण यानी के घास। तो यहाँ पर इस अवसर पर पृथ्वी क्या कर रही है, अत्यंत प्रसन्न है, और वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मंद यानी यहाँ पर है धीमा, कि जो हवा है वो मंद मंद के झोंकों जैसे पेड़ पौधे क्या कर रहे, झूम रहे, और ऐसा लगता है कि वे भी अपनी
खुशी प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हरी घास सब जगह पर आपको दिखाई देती तो आपको अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार जब हवा के कारण वो यहाँ वहाँ हिलती है तो ऐसा लगता है कि वो खुशी से झूम रही है। नीचे देखो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ निस्तब्ध का मतलब है जो हिलता डुलता न हो या फिर निश्चेष्ट। और यहाँ जो चांदनी है वो क्या है कि स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कवि क्या कर रहा है कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। देखो कि जब चांदनी रात होती है, चंद्रमा आपको आकाश में दिखाई देता है और जैसे कि चंद्रमा अपनी प्रकाश क्या कर रहा है, चांदनी पर दे रहा है और वो जैसे कि चमक रही है और पूरी रात्र प्रकाश में निखरी हुई आपको दिखाई देती है। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद का मतलब यहाँ पर है कि अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, और सुगंध का मतलब है बहुत ही धीमी, और निरानंद का मतलब है जिसमें कोई आनंद न हो या फिर आनंद रहित। जैसे कि अभी देखो कि सर्वत्र यानी कि कहीं किसी और स्वर नहीं, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद सुगंध व्याप्त है, कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस और आनंद का माहौल न हो। अर्थात सर्वत्र क्या है, आनंद ही आनंद है। जब चांदनी रात होती है तो सब कुछ कैसे हमें शांत नजर आता है और यहाँ पर किसी की आवाज नहीं आती, सिर्फ प्रकाश होता है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यहाँ पर नियति का मतलब है भाग्य और नटी का मतलब है अभिनय करने वाली स्त्री, और कार्यकलाप का मतलब है गतिविधि। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी कि कवि क्या कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। कि जो नटी है, यहाँ पर नटी बोले कि जो अभिनय करने वाली स्त्री है उसके कार्यकलाप, उसकी गतिविधियां अभी भी वैसी ही चल रही है। और विशेषता यहाँ है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, यानी कि कहीं कोई आवाज नहीं है, बहुत शांति से सब कुछ हो रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी कि यहाँ पर वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी। जो पृथ्वी है वहां पर क्या होता है कि कवि कहते हैं कि चांद तारों की तुलना मोतियों से कहते हुए कहते हैं कि जो आकाश में आपको चांद तारे दिखते हैं उनकी तुलना किससे करते हैं, मोती से करते हैं। और बोलते हैं कि सब लोग सो जाते हैं, पृथ्वी पर आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देते हैं। जैसे कि आकाश में चांद तारे दिख रहे हैं वो कैसा होता है, जैसे कि मोती बिखेर दे रहे हो। और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य इन सारे मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। यानी कि रात को चांद बिखेर देता है और सुबह सूरज उनको समेट लेता है, बटोर लेता है। और अर्थात सुबह का उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते। जब सूरज आता है तो हमें चांद तारे दिखाई नहीं देते। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विराम दायिनी का मतलब यहाँ पर है विश्राम देने वाली, और शाम का मतलब है काला, तनु का मतलब है शरीर। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पर सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती जो सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। जब सूर्य क्या करता है, सारे चांद तारे बटोर लेता है और वो विश्राम देने वाली संध्या यानी कि शाम को वो फिर से हमें लौटा देता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे क्या होते हैं, फिर से आकाश में चमकने लगते हैं। और वे कैसे लगते हैं, हमें मोतियों का ही आभास हमें ऐसे लगता है
कि मोती फिर से बिखेर दिए हैं। इससे क्या होता है कि रात्रि की जो कालिमा है वो प्रकाशमान हो जाती है, यानी कि रात को जो अंधेरा होता है तो वो चांद तारे क्या करते हैं, उसको प्रकाशमान करते हैं और अपने नए रूप में छलकने लगती है, कि जो नया रूप है उसका रात्रि का वो हमें दिखाई पड़ता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यानी कि यहाँ पर धीर वीर का मतलब कौन बोला है कि दृढ़ मन वाला कोई योद्धा, और निर्भीक मतलब निडर, कि कोई निर्भीक कोई निडर योद्धा जो उसका मन कैसा है, दृढ़ है, यानी कि उसका मन कोई विचलित नहीं कर सकता ऐसा। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं पंचवटी का वर्णन करते हुए, पंचवटी का मतलब होता है वट के 5 वृक्ष, और वहां पर जो कि छाया में क्या है कि जो घास फूस आते हैं और पत्ते की छप्पर वाली जो सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, उसके सामने एक साफ सुथरी शिला या फिर कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर, शिला यानी कि पत्थर भी होता है, और उस शिला पर एक क्या है कि दृढ़ मन वाला निर्डर योद्धा विराजमान है, जैसे कि वहां पर वो बैठा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर धनुर्धर का मतलब है तीरंदाज, यानी कि जो धनुष बाण चलाता है, और भुवन का मतलब है ये पूरा संसार, और कुसुमायुध का मतलब है कामदेव, और दृष्टिगत का मतलब है कि जो दिखाई पड़ता है, यानी कि जो हमारे सामने हो या फिर हमें नजर आ रहा हो उसे। तो क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि इस संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर धनुषधारी यानी कि जो धनुर्धर है वो क्या है, रात्रि के समय में जाग रहा है, ऐसा उनको लगता है। और वो एक कहते हैं कि कामदेव सा भोगी कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है, कि जो चंद्रमा है वो जैसे कि एक धनुर्धर है और वो उस कुटिया के सामने क्या कर रहा है, शिला पर बैठकर सबकी रक्षा कर रहा है या फिर सबको खुशियां बांट रहा है, ऐसा हमें इस यहाँ पर लगता है कि कोई सन्यासी बना हुआ दिखाई देता है। और ये कविता कहाँ से ली है, पंचवटी से। तो देखो आपको ये कविता समझ में आई, उसकी विधा क्या है, खंडकाव्य, और इसके आधार पर अब मैं आपको क्या करूंगी, प्रश्न भेज दूंगी और आपको उसके उत्तर लिखने हैं, और ये कल्पना पल्लव भी लिखना है, जैसे कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का आपको क्या करना है, कल्पना विस्तार करना है। और संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी आपको पढ़नी है। और श्रवणीय में क्या करना है कि अपने घर परिवार के बड़े सदस्यों से लोक कथाओं को सुनकर कक्षा में सुनाइए या फिर आप सुनकर रखें। और लेखनी में क्या करना है कि प्रकृति मनुष्य की मित्र है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो आपको मैं बाद में ये होमवर्क भेज दूंगी। अब ये आपको कविता समझ में आ गई हो तो आप शब्द संसार लिख ले और ये पूरा होमवर्क कर ले। धन्यवाद।